नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात सियासी हलचलों की। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। केजरीवाल आज दोपहर 12:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोपहर 1 बजे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी रणनीति बनाई है। केजरीवाल चुनाव को लेकर कोई बड़ा वादा भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल का यह पहला कुमाऊं दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा शनिवार को ऋषिकेश के श्यामपुर से शुरू हुई। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। श्यामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड को इसको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ऋषिकेश चूँकि हमारा बहुत ही धार्मिक और पर्यटन का क्षेत्र है, यह भी जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन यहाँ पर हो, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आगे काम करेगी। उस दिशा में हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद रैली का काम तेज कर दिया है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के बाद अब करीब 40 जगहों पर जन आशीर्वाद रैली निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रैली का प्रोग्राम है। मसूरी विधानसभा की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन देहरादून के सर्वे ग्राउंड में होगा। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी का दावा है कि 2022 में बीजेपी की जीत की शुरुआत मसूरी से होगी। इसका भरोसा उन्होंने सीएम धामी को दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। इस अवसर पर वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। इधर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण शनिवार को हरिद्वार से शुरू हो चुका है। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर 3 दिन तक कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा घूमेगी। आज रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा होगी, जहां पिरान कलियार, भगवानपुर, जबरेड़ा और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस रोड शो और जनसभाएं करेगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में भीड़ का फायदा उठाकर घुसे मोबाइल चोर के लोगों ने जमकर धुनाई कर डाली। प्रेमनगर आश्रम के पास रैली का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच एक युवक भीड़ में घुसकर लोगों के मोबाइल चुराने की फिराक में था। जैसे ही युवक ने किसी की जेब से मोबाइल फोन निकालना चाहा, तभी उस पर लोगों की नजर पड़ गई और गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की। भीड़ की पिटाई से युवक को मामूली चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बमुश्किल युवक को भीड़ से छुड़ाया और अपने साथ लेकर गई। बीजेपी में संगठन और चुनाव के मिलाकर के कुल 5 प्रभारी हैं, जबकि कांग्रेस में संगठन के सिर्फ 3 प्रभारी। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अगले हफ्ते से प्रभारियों के दोनों मंडलों में दौरे शुरू होंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और 2 सह प्रभारी फिलहाल परिवर्तन यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रभारी और सह प्रभारी लगातार काम कर रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना तरीका है। होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको बड़ी नजदीक से देख रहा है। आवश्यकता होगी तो तदनुसार जो है उसमें परिवर्तन करते हुए कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी सब प्रभारी जी अलग अलग, जैसा हम लोग कुमाऊं में, गढ़वाल में, अलग अलग क्षेत्रों में सारे कार्यक्रम बनाकर वो अगले हफ्ते से आना शुरू करेंगे। संगठन के प्रभारी सह प्रभारी वो लगातार आ रहे हैं। नैचा घोटाले को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री हरक सिंह रावत दोनों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरक सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता फैसला करेगी कि ढांचा घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। ढांचा बीज घोटाले की बात उठी थी
हरक सिंह रावत जी हमारे इसी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उस समय त्रिवेंद्र रावत जी की मदद नहीं करता तो शायद वो सीएम बनने की राह में भी उनके रोड़े खड़े हो जाते। अब हरक सिंह कुछ भी बोलते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1-1.5 महीने तक जब तक वो दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, उस सिरहाने को उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा के रखे। और मैंने कहा कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट करके सचिवालय के चारों तरफ चिपका दीजिए। जनता फैसला कर लेगी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत इस तरह की बात करते हैं तो उनकी आदत है बोलने की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वाइस चांसलर डॉक्टर पीपी ध्यानी द्वारा अपने रिश्तेदार डॉक्टर दीपक भट्ट को कार्य परिषद में सदस्य बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया में वीसी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में वाइस चांसलर ने सफाई देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत ही दीपक भट्ट को कार्य परिषद में रखा गया है और वो तो इस पद के योग्य हैं, तभी उन्हें सदस्य बनाया गया है। और वाइस चांसलर ने कहा है कि दीपक भट्ट उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन सदस्य बनाने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और डॉक्टर दीपक भट्ट एक अध्यापक हैं संबंध महाविद्यालय में, और उन्होंने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में 1 साल कुल सचिव का भी कार्य किया है। तो अधिनियम के तहत जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैंने उनको रखा है। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, इस बात को मैं कबूल करता हूँ। तो रिश्तेदार बात अलग है और अधिनियम के तहत व्यवस्था में रखने की बात अलग है। टिहरी जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने और युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। नई टिहरी शहर में लगातार चरस और स्मैक की तस्करी की शिकायतों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है और पुलिस द्वारा रिकवरी कर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने सप्लाई और सरगना तक पहुंचने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है, साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार हम लोग अवैध शराब की तस्करी, चरस, स्मैक इत्यादि जो भी ड्रग्स की डीलिंग करते हैं उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी भविष्य में कि इसमें हमारी जो जागरूकता है और जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों की काउंसलिंग है या जो परिवार का या शैक्षिक संस्थानों का जो इसमें रोल है उसको भी हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाए। कोटद्वार में ट्रैफिक का नया प्लान पर्यटकों समेत शहर के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस की ओर से नेशनल हाईवे 534 के बीचों बीच पार्किंग बनाई गई है, तो जाम के साथ ही हादसों का कारण बनती जा रही है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे लैंसडाउन जाने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितना भी टूरिस्ट है इस रूट से निकलता है, अगर देखा जाए जिस हिसाब से पुलिस ने, नगर निगम ने, यहाँ के प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े करने का एक पार्किंग का एक व्यवस्था बनाई है, मुझे लगता है कि वो सरासर गलत भी है। नैनीताल की माल रोड पर ट्रैफिक सुधारने के लिए पुलिस नया प्लान लेकर आई है, लेकिन इससे व्यापारियों में नाराजगी है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर अब वाहन खड़ा करना लोगों को परेशानी में डाल सकता है। नैनीताल पुलिस अब माल रोड पर एंट्री करते ही नियमों की जानकारी वाला पंपलेट थमा देगी। अब इसके बाद भी गाड़ी को पार्क किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मॉल रोड पे एंट्री कर रहा है पंत पार्किंग से, तो उसको ड्राइवर के हाथ में हम एक पॉम्पलेट देंगे कि आप टोटली जो है ये 0 जोन है, टोटली वर्जित है मॉल रोड। अगर आप यहाँ पार्क करेंगे तो आपके खिलाफ जो है उचित वैधानिक कानूनी कार्रवाई करें, ताकि उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बने और वो मॉल रोड पे पार्क न करे गाड़ी शॉपिंग के लिए और जो है रेस्टोरेंट के लिए। माल रोड पर पर्यटक होटल लेने के साथ सामान उतारने चढ़ाने के लिए गाड़ी करते हैं। कई लोग स्थानीय होटलों रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं और घंटों गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती है। होटल एसोसिएशन का भी मानना है कि ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन पुलिस के प्लान से उन्हें कारोबार प्रभावित होने की चिंता है। अगर आप नो पार्किंग जोन कहोगे तो आप ये मेरे को बताओ कि जो आदमी आएगा वो सामान कहाँ उतारेगा, कोई गाड़ी लेके आएगा, उसके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है ना। फिर अगर आप सामान भी नहीं उतारने दोगे, सामान चढ़ाने नहीं दोगे,
तो इसका तो एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्स पब्लिसिटी होगी, नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इसमें वैसे ही कोविड से आदमी नहीं आ रहा, अगर आप ऐसा रूल लागू कर देंगे फिर तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ। नैनीताल का ट्रैफिक सुधारने के लिए कई बार प्लान बन चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अब एक बार फिर से पुलिस नया प्लान लेकर आई है। अब देखना होगा कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं का चलन चल पड़ा है। जनता के गुस्से को अधिकारियों पर डाल दो, खुद कुछ मत करो और अधिकारियों को विलन बना दो। ऐसा ही कुछ देहरादून के राजपुर में हुआ। अपने इलाके की टूटी सड़क को देखकर बीजेपी विधायक खजानदास बेफर पड़े। राजपुर से बीजेपी विधायक बलबीर रोड पर पहुंचे, जहां पर सड़कों की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और अधिकारियों को हिदायत देते हुए 15 दिन में सड़कों की हालत को ठीक करने को कहा। हालांकि जनता भी समझ रही है कि चुनाव आते ही अधिकारियों पर भड़कने की वजह क्या है और नेताओं के रंग क्या है। और मैं तो कह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी जो संबंधित ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके नाम से बॉन्ड हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 एक्सीडेंट हो गए, जिसके एक पत्रकार महोदय जी के भी 2 हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, देखने तक नहीं है। और इसलिए हम 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन में अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो मैंने कह दिया है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, इनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करें। इसमें जो देख रहे हैं वाकई स्थिति काफ़ी खराब है और इसमें संयुक्त जिम्मेदारी है जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी की सबसे ज़्यादा। और इसमें मैं देख रहा हूं कि अनेकों जगह जो बीएसएनएल वगैरह के भी चैम्बर हैं वो भी सही ढंग से नहीं बने हुए हैं। अब कोशिश होगी कि ये पूरे जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें। पौड़ी की राजस्व ग्राम सभा धनाऊ तल्ला के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। जनप्रतिनिधियों और विभाग की हिलावाली के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं अंबेडकर नगर बस्ती के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को इसे लेकर जानकारी भी दे दी है और आंदोलन की बात कही है। 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक उस गांव के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं और वहां पे सड़क निर्माण एक सिर्फ छलावा दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। और वहां पे अभी तक धरातल पर कुछ भी विकास कार्य ऐसे नहीं हो पाए कि उन लोगों को सुविधाएं मिल पाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम चरण का डीपीआर बना के शासन को प्रेषित किया गया है, अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दोबारा से प्रयास करने के लिए मैंने उनको एक निर्देश दिया है और जो भी कार्रवाई उनके स्तर पे हुआ है उसके पत्राचार मुझे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि मैं भी अपने स्तर से संबंधित प्रकरण पे कार्रवाई कर सकूं। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH94 का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, देखिए हमारी रिपोर्ट। 1942-43 में नरेंद्रनगर से टिहरी रोड का निर्माण किया गया और उसके बाद टिहरी डैम के निर्माण के दौरान 1992 में फिर से रोड का चौड़ीकरण किया गया। अब एक बार फिर से ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश गंगोत्री NH94 का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन NH अब यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। नरेंद्रनगर, खाड़ी, आगराखाल और नागड़ी में बारिश के चलते लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं और कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं डीपीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये सर परेशानी तो हो ही रही ना सर। अभी एक तो ये क्या कर रहे हैं, मलबा जब गिरता है तो मलबा को आधा खत्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो बारिश जब होती है तो मलबा आधा से ज्यादा आ जाता है और रोड ब्लॉक हो जाती है। पिछले दिनों हुई बारिश से फकोट के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो गया, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी थी। बारिश के चलते चंबा में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल की अप्रोच रोड का भी बड़ा हिस्सा टूट गया। वहीं कई जगह पर नए स्लाइडिंग जोन बनने से भी परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऑल वेदर रोड के मामले में बहुत लापरवाही बरती गई है। हमारे तमाम पर्यावरणविद विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि इसमें लापरवाहियां बरती जा रही है। हम लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी कि कितने पत्थर हैं वो उन्होंने हटा लिए हैं। हम कंप्लीट 100% तो इसमें नहीं सोल्यूशन पॉसिबल है सिर्फ पत्थर हटाने से, लेकिन फिर भी जितनी हम प्रयास कर सकते हैं दुर्घटनाओं को की संभावना को कम करने का, तो वो प्रयास किए जाए। भविष्य में भले ही ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का फायदा यात्रियों को मिले, लेकिन फिलहाल NH94 यात्रियों के लिए परेशानी की सबसे बड़ा सबब बना हुआ है और कार्यदायी संस्था की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है।
न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। पौड़ी से खबर है, जहां पर दिव्यांगों के लिए आधुनिक बैसाखी बनाने वाली छात्रा प्रिंसी को अपर शिक्षा निदेशक ने सम्मानित किया। पीजीआईसी की छात्रा प्रिंसी ने अपने टीचर के साथ मिलकर बैसाखी तैयार किया था, जिसमें वो आसानी से तो चल ही सकते हैं, साथ ही थकने पर उसका इस्तेमाल कुर्सी के रूप में भी कर सकते हैं। बता दें कि प्रिंसी को नेशनल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसको पीवीसी प्लास्टिक से बनाया था और जब हमने नेशनल लेवल पे भी बनाया तो उसको हमने फिर अलग तरीके से बनाया, उसको स्टील से बनाया और जो उसके स्टैंड है उनको भी हमने लॉक सिस्टम में डाला ताकि वो और इजी हो जाए। सर, मैं बच्चों के पास जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बच्चों, विज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विज्ञान को जियो, विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारिए। अगर हम इस प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमें इस प्रकृति को लौटाना होगा। तो बस कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती, और ज्ञान तो हम लोगों ने देना है, वो हमारी ड्यूटी है। हम बतौर टीचर हैं तो हम उनको विज्ञान का ज्ञान जो है वो देते ही रहते हैं। तो मंगलवार यानी कि 21 सितंबर से राज्य में प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं और अब इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा और 3 घंटे के लिए एक शिफ्ट में स्कूल चलेगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई की जाएगी। स्कूल के पहले और बाद में 2 बार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई जारी रहेगी। अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव नहीं होगा। स्कूल में छात्रों के लिए मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा। भोजन माता स्कूल आएंगी, लेकिन वो सैनिटाइजेशन का काम करेंगी। देहरादून के नए कप्तान जन्मेजय खंडूरी की दरोगा इंस्पेक्टरों की तबादला सूची अब विवादों में घिरी है। इसमें सबसे बड़ा विवाद ऋषिकेश कोतवाली के नए कोतवाल को लेकर उठने लगा है। दरअसल बर्खास्तगी की जांच झेल रहे इंस्पेक्टर महेश जोशी की जांच आनंद फानंद में खत्म करा दी गई और पोस्टिंग पर ऋषिकेश भेज दिया गया है, जिस पर अब डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने एसएसपी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। में है कि एक थानाध्यक्ष जो अभी नियुक्ति हुई है, उनकी जो है 14/1 की कार्रवाई चल रही थी, उसका निस्तारण कब और किन परिस्थितियों में हुआ है वो जानकारी मांगी गई। उत्तराखंड पुलिस में नियमावली के तहत हुए तबादलों पर शासन द्वारा रोक हटा दी गई है, जिसके बाद डीआईजी ने सभी कप्तानों को ट्रांसफर हुए जवानों को रिलीव करने के लिए 3 दिनों का समय दिया था, जो कि शनिवार को समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी कई दरोगा और इंस्पेक्टर हैं जो अपने पुराने जिलों में ही सेवाएं दे रहे हैं। इस पर डीआईजी नीरू गर्ग ने नाराजगी जताई है। साथ ही सभी कप्तानों को सख्त आदेश जारी करते हुए रविवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। अंतर्गत जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें काफ़ी प्रत्यावेदन भी आए थे। जो प्रत्यावेदन एक्सेप्ट हो गए थे, जैसे कि यदि कोई एक जिले में ना जाकर दूसरे जिले में, पहाड़ के जिले में जाना चाहता है तो वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। यदि कोई पहाड़ के जिले में ही रुकना चाहता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। कुछ मुख्यालय स्तर पर भी प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन जो प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं वो हर दशा में जल्दी से जल्दी रिलीव हो जाएंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।